बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th और सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन। तो इसी से संबंधित आपके 4 मार्क्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि रिपीटेड हैं, बार बार पूछे गए हैं, उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके टर्म टू एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एपिसोड नंबर है आपका 3rd। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसने अपना सिलेबस कवर कर रखा है उसका रिवीजन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आपके बहुत सारे सैंपल पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से? पहला है किशोर अवस्था की समस्याएं और दूसरा है उनका प्रबंधन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले किशोर अवस्था की क्या क्या समस्याएं होती हैं, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, तो ये बताना है। तो सबसे पहले समस्याएं हम देखेंगे, उसके बाद प्रबंधन। तो समस्याएं क्या आती है? अब मान लीजिए आप जो है वो 17 से 20 साल के बीच में, तो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? सबसे बड़ा प्रेशर आता है कैरियर का, कि हमारा कैरियर क्या होने वाला है, हमारा जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। तो किशोर के फ्यूचर का चयन माता पिता के द्वारा किया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है जो हमारा बेटा है वो अभी कैरियर के बारे में परिपक्व नहीं है। लेकिन जो बच्चा है वो स्वयं अपने फैसले चुनना चाहता है, स्वयं ही अपना करियर डिसाइड करना चाहता है, जिसकी वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। दूसरी समस्या है शारीरिक समस्या। ये बहुत बड़ी समस्या है, चाहे लड़के हो या फिर लड़की हो, दोनों में ही बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के परिवर्तन आते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार चिंतित हो जाते हैं। ठीक है, जो कि एक तरह से कह लीजिए जब किशोर होते हैं तो आपके अंदर वो परिवर्तन आने जरूरी है। अगर नहीं आएंगे तो आप किशोर लगोगे नहीं। ठीक है, उसके बाद है आक्रामक व्यवहार की समस्या। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, किशोर आक्रामक व्यवहार शुरू करना कर देते हैं। वो जल्दी ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर आप उनसे कोई काम करने के लिए कहते हो तो वो उसे करने से इनकार कर देते हैं और साथ ही साथ अपने आप को एक हीरो बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 समस्याएं होंगी। और भी समस्याएं देखिए इनकी अभी सामने आएंगी। ये मोस्टली जो है बच्चों के साथ ऐसा होता ही है। तीसरी समस्या है सामंजस्य और स्थिरता में कमी। ये कैसे समझेंगे? तो देखो, जो किशोर होते हैं उनमें स्थिरता में कमी होती है, जिसके फलस्वरूप ना तो वो सामंजस्य करने की शक्ति होती है उनके अंदर, ना ही तो उनका व्यवहार इससे रह पाता है। सामंजस्य और व्यवहार मतलब कि वो ना तो किसी भी चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, ना ही तो अपने व्यवहार को एक जैसा रखते हैं। उनका व्यवहार जो वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। वे जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे समझौता नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ अभी के टाइम को अपना जीना चाहते हैं। वे कई बार ऐसी स्थिति में भी आ जाते हैं, वो अपने परिवार में किसी भी अपने सदस्य, अपने परिवार के सदस्य से बात नहीं करते हैं, वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर जाते करते हैं और घर में एक स्वतंत्र वातावरण में होने लग जाते हैं। ये चीज समझाएंगे। फिर है महत्व की अनुभूति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोर जो है वो उसे लगता है कि भाई अब इस दुनिया में मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। वो स्वयं को महत्व देने लगता है। वो ये सोचता है कि अब उसे भी सम्मान मिलना चाहिए। अरे भाई अभी तुम किशोर अवस्था में, अभी तुम्हें पढ़ना चाहिए, अपना फ्यूचर संभालो, उसके बाद ही ना आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन उसके माता पिता ऐसे गंभीरता से नहीं लेते, ऐसा लगता है बच्चे को, और वे किशोर की भावनाओं को समझने में विफल रहते हैं। यही कारण है कि जो बच्चे हैं वो खुद को महत्वहीन समझते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया किशोर की कौन कौन सी समस्याएं हैं। कैरियर चयन, शारीरिक आक्रामक व्यवहार, सामंजस्य, स्थिरता में कमी और महत्व की अनुभूति। अब हम बात कर लेते हैं कि इन सभी समस्याओं का हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो किशोर की जो समस्याएं होती हैं उनका प्रबंधन, यहाँ पे ये वर्ड गलत है। ठीक है, प्रबंधन कैसे किया जाए? तो सबसे पहला है सहानुभूति और स्वतंत्रतापूर्ण व्यवहार। माता पिता जो है उन्हें किशोरों के बदलते व्यवहार के कारण चिंतित होते हमने बहुत देखा है। लेकिन उन्हें क्या करना है, चिंतित होने के बजाय उनके साथ सहानुभूति और एक स्वतंत्रतापूर्ण जो पूर्व की व्यवहार है वो रखना चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो अपने माता पिता से अपने शारीरिक परिवर्तनों के कारण जो तनाव हुआ है उसकी वजह से वो उससे बाहर निकल सके और अपने सारे प्रॉब्लम्स जो है वो बता सके। दूसरा है घर एवं विद्यालय का स्वास्थ्य वातावरण। अगर घर एवं विद्यालय का वातावरण स्वस्थ नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, बच्चे जो है, जो किशोर हैं, वो अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। वे गलत आदतों का, जैसे कि जुआ खेलना या फिर नशा करना आदि के शिकार बन सकते हैं। तो किशोरों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए घर एवं विद्यालय का एक उचित वातावरण होना चाहिए, जिससे वो अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते रहेंगे और अपने लक्ष्य को भटकेंगे। फिर आ जाता है अगला, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, चाहे तो घर में माता पिता हो या फिर घर के जो बड़े बुजुर्ग हो, वो क्या करें, किशोर को अपने पास बैठाएं, उन्हें नैतिक शिक्षा दें, जैसे माता पिता का आदर करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, ऐसी सारी चीजें हैं। उसके बाद धार्मिक शिक्षा दी जाए। इससे क्या होगा कि जो किशोर है उसके व्यवहार में जो समस्याएं होंगी उसका निदान आप आसानी से कर पाएंगे। मित्रतापूर्ण व्यवहार। जब भी आपका बच्चा जो वो किशोर अवस्था में पहुंचे तो माता पिता और जो शिक्षक हैं उन्हें उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए, बल्कि उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए,
ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपनी समस्याएं हैं वो शिक्षक को, अपने माता पिता को समझा सके। फिर है पर्याप्त स्वतंत्रता। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि जो किशोर हैं उन्हें अपने कुछ भावनाएं, कुछ सुझाव को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे कि उन्हें अपने मित्रों का चुनाव करने की, उनके साथ घूमने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन एक माता पिता होने के नाते जो बच्चे हैं उसके मित्र के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उनका जो मित्र है वो सही है, कहीं जुआ वगैरह तो नहीं करता है, नशा वगैरह तो नहीं करता है। ये सारी चीजें एक माता पिता को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो किशोर अवस्था की जो समस्या है उनका प्रबंधन हम ऐसे कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कौन कौन सी समस्याएं हैं और कौन कौन से जो तरीके हैं जिनसे हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। यह प्रश्न भी बहुत पूछा गया है, खेलों में वर्जित या फिर जो निषिद्ध पदार्थ है वो कौन कौन से हैं और उनके दुष्प्रभाव को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो देखो भाई, जो खेल होते हैं उसमें जो वर्जित या फिर निषिद्ध पदार्थ है उनके दुष्प्रभाव में आप 3 से 4 चीजें बहुत अच्छे से डाल सकते हो। कौन कौन सी? सबसे पहला है सिर दर्द, ठीक है, दूसरा है तनाव, और एक तीसरा और है, यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊं, हाँ एक लिख सकते हैं कमजोरी। ठीक है, ये 3 तो जो है वो आप सभी में लिख देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तेजक। उत्तेजक क्या करता है? ये स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जैसे कि उन्हें भूख नहीं लगती है, उनका सिर दर्द होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। ये क्या करता है? इसके प्रयोग से जो खिलाड़ी है वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए और लंबे समय तक इसका मतलब शक्ति बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करता है, लेकिन लंबे समय तक करता है तो उसके चेहरे पर अधिक बाल आ सकते हैं, राक्षस जैसा दिखेगा। अगर लड़की है तो उसमें मासिक धर्म में अनियमितता आती है, लोगों को तनाव होता है, अधिक गुस्सा आने लगता है, मानसिक अवसाद होता है, पुरुष जो है वो गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंदन बाइनाइंज। इसके उपयोग से क्या होता है कि ध्यान करने की जो शक्ति है वो चली जाती है, बहुत कम हो जाती है। जो एथलीट होता है उसे जीभ का, गले का, फेफड़े आदि का कैंसर हो सकता है। उसकी याद करने की जो शक्ति है, कंसंट्रेशन जो पावर है, वो भी उसकी डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद 3 पॉइंट अभी और देखते हैं। तीसरा है बीटा ब्लॉक्स, सॉरी चौथा है बीटा ब्लॉक्स। ये क्या करता है? ये खिलाड़ी की जो सहन क्षमता है उसको कम कर देता है, पाचन शक्ति को कम कर देता है, सिर दर्द बढ़ा देता है, उच्च रक्तचाप कर देता है, साथ ही साथ पेट संबंधी जो रोग है वो इससे उत्पन्न होते हैं। फिफ्थ है नशीली दवाएं या फिर कह सकते हैं नार्कोटिक्स। जब खिलाड़ी जो है वो इसका प्रयोग करता है तो उसके जो मानसिक और जो शारीरिक है उसका संतुलन बिगड़ने लगता है, उसे उल्टी, कब्ज एवं वो ऐसी अवस्था में आ जाता है जैसे उसे लगता है कि वो बेहोश हो गया, एक तरह से कमजोर हो जाता है। फिर है ड्यूरेटिक्स। इसके सेवन से जो खिलाड़ी है उसे पानी की कमी, चक्कर आना, मांसपेशियों का फट जाना, पोटेशियम की कमी आना, ये सभी जो समस्याएं हैं उसे उत्पन्न होती हैं। तो खेलों में वर्जित पदार्थ और उनके दुष्प्रभाव जो है वो आप इस तरह से लिख देंगे। देखिए 4 मार्क्स के हैं तो आप 5 लिखेंगे, आपको 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। इवन मैंने आपको यहाँ पे 6 समझा दिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। यहाँ पे पूछा गया है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के प्रभावी बनाने के किन किन सिद्धांतों एवं नियमों का पालन करना आवश्यक है। रूपांतरित यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, तो देखो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा दिव्यांग बच्चों को व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित, संतुष्टिदायक और शारीरिक क्रियाओं से संबंधित सफल अनुभव प्रदान करती है। अब सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहला सिद्धांत है चिकित्सा परीक्षण। तो चिकित्सा परीक्षण आवश्यक होता है, क्यों? क्योंकि इसके बिना हमें यह पता ही नहीं चलेगा जो विद्यार्थी है वो किस प्रकार की असमर्थता से जूझ रहा है और उसे हम किस प्रकार का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अतः विद्यार्थियों का हमें पूर्ण जो चिकित्सक परीक्षण है वो करना चाहिए। दूसरा है कार्यक्रम विधियों की रुचि के अनुसार, यानी कि जो कार्यक्रम है वो विद्यार्थी जो है उनकी रुचि क्या है, उनकी योग्यता क्या है, वो किस तरह सक्षम है, कैसे अनसक्षम है, उनका अनुभव क्या है, इस पर जो आधारित है वो कार्यक्रम होने चाहिए। और जो अध्यापक है उसे इसकी जानकारी भी रखनी चाहिए, तभी वो एक उनके लिए अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, पहला होगा चिकित्सा परीक्षण, दूसरा होगा कार्यक्रम जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा है आवश्यकता के अनुसार उपकरण होने चाहिए। देखो विद्यार्थी जो है वो किस तरह की उनकी असमर्थता है उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के उन्हें उपकरण देने चाहिए। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा है दृष्टि संबंधित उसकी क्षति है, तो जब वो विद्यालय में खेल रहा हो तो हमें उसे ऐसी गेंदें देनी चाहिए, ऐसी बॉल्स देनी चाहिए जिसमें घंटी लगी हो, ताकि जब भी बॉल फर्स्ट पर लुढ़के तो आवाज उत्पन्न हो और विद्यार्थी उस आवाज को सुनकर बॉल की दिशा व दूरी को समझ सके।
ठीक है। फोर्थ है विशेष पर्यावरण को प्रदान करना। बच्चों की गति क्षमताएं सीमित होने पर खेल क्षेत्र के बीच में भी सीमित कर देना चाहिए। यानी कि देखो, जो बच्चे हैं उनकी जो क्षमताएं अगर वो सीमित है तो उनका जो खेल का एरिया है उसे भी सीमित कर दो। अब जैसे मान लीजिए जो भाषा अक्षम बच्चे हैं, जब वो खेल रहे होते हैं तो उन्हें आराम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो वो बोल नहीं पाते सही से, और जब आराम नहीं करेंगे तो उसकी जब थोड़ा बहुत भी बोलते हैं तो उसमें क्या होगा, वो सही से नहीं बोल पाएंगे। तो उन्हें जो है हमें एक क्षेत्र सीमित कर देना चाहिए और उन्हें एक टाइम पे आराम दिलाना चाहिए। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार नियमों का संशोधन किया जाना चाहिए। देखो, विद्यार्थी जो है किसी भी कौशल को सीखने के लिए अतिरिक्त समय, अतिरिक्त प्रयास और अतिरिक्त मैदान जो है वो हम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो है वो बच्चे का, अगर हम कोई टेस्ट ले रहे हैं उसमें 1 मार्क्स है तो हम उसे 2 मार्क्स दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो बच्चा है उसका सर्वांगीण विकास के लिए हम उसे अवसर दे सकेंगे और बच्चा मोटिवेट होगा, नेक्स्ट टाइम जो है वो अपनी रुचि का और अच्छे से उपयोग करेगा। ठीक है। तो रूपांतरित शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत है? पहला है चिकित्सा परीक्षण, कार्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार हो। ठीक है। फिर तीसरा है उपकरण आवश्यकता के अनुसार होने चाहिए, विशेष पर्यावरण को प्रदान करके और विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार जो नियम है उसे संशोधित करके। समझ गए आप सभी? क्वेश्चन नंबर 3। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, साहसिक क्रियाकलापों के दौरान, साहसिक क्रियाकलाप यानी कि जो खतरनाक क्रियाकलाप होते हैं, जब आप ऐसे क्रियाकलाप करें तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे कार्यों को हमें सूचीबद्ध करना है। तो देखते हैं भाई हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो वो कार्य जो हमें साहसिक क्रियाकलापों के दौरान करने चाहिए। सबसे पहला, हमें जो साहसिक क्रियाकलाप है वो किसी प्रशिक्षक मार्गदर्शक की निगरानी में करनी चाहिए। क्रियाकलाप पर जाने से पहले हमें उस रास्ते का, उस जगह का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए जहां पे हमें जाना है। जो भी भाग ले रहे हैं इसमें, उन्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और जो प्रथम उपचार यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट है वो हमेशा अपने साथ लेके चलना चाहिए। अति उच्च गुणवत्ता वाले जो उपकरण है वो लेके जाने चाहिए। कैंपिंग के दौरान किसी भी प्रकार का अगर मौसम खराब होता है तो उससे सामना करने हेतु आपकी तैयारी होनी चाहिए। जो नष्ट होने योग्य पदार्थ हैं या फिर नष्ट नहीं होने वाले योग्य भी पदार्थ हैं, उनके लिए आप जहां पे भी कैंपिंग करें पहले तो कूड़ा ना फेंकें और वहां पे कूड़ादान बना लें और उस कूड़े को वापस लेके आए। ठीक है। कैंप साइट जो है वहां पर आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ कैंपिंग के दौरान चाहे वो जंगल हो या फिर पहाड़ हो, इसमें आग लग सकती है, तो हमें जो है वो आग से सावधान रहना है। कोई ऐसी गतिविधि नहीं करनी है जिससे जंगल में आग लग जाए। तो साहसिक क्रियाकलाप के दौरान हमें इस प्रकार के कार्य करने चाहिए। अब वे कार्य जो हमें नहीं करने चाहिए साहसिक क्रियाकलाप के दौरान वो कौन से हैं? तो सबसे पहला है, कभी भी कैंप साइट पर जो खाली बोतलें होती हैं या फिर खाने के जो पदार्थ हैं, ठीक है, रैपर्स, चिप्स वगैरह, ये हमें नहीं फेंकने चाहिए। नदियों व तालाबों में हमें कपड़े या फिर अपने बर्तन नहीं धोने चाहिए। साथ ही साथ पहाड़ों पर जब आप जाएं तो टॉफी के रैपर, एल्युमिनियम फॉइल या फिर प्लास्टिक कैन, ये सभी नहीं फेंकें। और साथ ही साथ जो नदी के किनारे हैं यहाँ पर आप शौच ना करें, क्योंकि इससे जो है उसमें एक तरह से कहते हैं प्रदूषित होता है। इस्तेमाल किए हुए जो रेनकोट है या फिर जो आपके कपड़े हैं उसे कैंप साइट पर बिल्कुल ही ना छोड़ें। साथ ही साथ जब आप कैंपिंग कर रहे हो तो अपने आसपास के जो पेड़ हैं उसे ना काटें, आप जो दूसरी अच्छी जगह चूज कर सकते हैं। पीने का पानी यानी कि नदी और जो नहर है, इन सभी को आप प्रदूषित ना करें। ध्वनि प्रदूषण से जो जीव जंतु वो परेशान हो सकते हैं, आप पर हमला कर सकते हैं। तो याद रखें, जंगल में जब आप जाए साहसिक क्रियाकलाप करें तो आप ध्वनि जो है वो ज्यादा उत्पन्न ना करें। तो साहसिक क्रियाकलापों के दौरान क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पे आपको इजीली समझा दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे पूछा गया है कि ताड़ासन योग, इसकी विधि और लाभ। तो देखो भाई, ताड़ासन योग सबसे पहले ये है क्या? तो ताड़ासन योग एक ऐसा योग आसन है जो मांसपेशियों को ही नहीं, मांसपेशियों के साथ साथ जो हमारी छोटी छोटी मांसपेशियां हैं उनको भी बहुत हद तक लचीला बनाता है और हमारा शरीर अच्छा बनता है। अब ताड़ासन योग करने की विधि समझिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सावधान की मुद्रा में आपको खड़े हो जाना है। अपने कमर और गर्दन को सीधा रखिएगा। जब आप अपने हाथ को सिर के ऊपर उठाएं तो सांस लें और धीरे धीरे पूरे शरीर के वजन को क्या करना है, अपने हाथों की तरफ खींचना है। जब आप खिंचाव करें तो पैर की उंगली से लेकर अपनी जो बाकी उंगलियां हैं, अपनी हाथ की उंगलियां, वहां तक आपको अपना खिंचाव महसूस करना है। इस अवस्था को कुछ समय तक आपको बनाए रखना है और सांस को लेते रहें और छोड़ते रहें। फिर सांस छोड़ते हुए देखिए, सांस लेंगे कब? जब आप अवस्था में आएंगे। सांस छोड़ेंगे कब? जब धीरे धीरे आप अपनी पहली अवस्था में आएंगे।
तो इस तरह एक चक्र पूरा हो जाता है और ऐसे ही आप जो इसका अभ्यास 10 से 15 बार कर सकते हैं। तो ताड़ासन योग करने की जो विधि है ये तो आपको समझ में आ गई। अब समझिए इसके लाभ क्या क्या है। तो ताड़ासन योग करने के लाभ देखो, सबसे पहला है ताड़ासन योग जो करते हैं उनका जो वजन होता है वो कम होता है। साथ ही साथ ताड़ासन योग करने से आपकी हाइट भी बढ़ती है। ताड़ासन योग करने से पेट का जो दर्द होता है वो भी खत्म होता है धीरे धीरे। जो हमारी नसें होती है, जो मांसपेशियां होते हैं अंदरूनी और जो बड़ी बड़ी भी मांसपेशियां, वो उनका जो दर्द है वो खत्म होता है। घुटने का दर्द खत्म हो जाता है। चलने की जो कला है वो हमें सिखाता है। साथ ही साथ जो हमारा ध्यान है, एकाग्रता और शारीरिक संतुलन उसे भी बनाता है। तो ताड़ासन योग करने की विधि क्या है, ताड़ासन योग करने के फायदे क्या हैं, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये तो वो क्वेश्चन हो गए जो 5 इंपॉर्टेंट थे। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये एक तरह से कह सकते हैं 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का है। क्यों? क्योंकि देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, ठीक है, किन्हीं दो पेशेवर, अब देखिए दो पेशेवर, एक परामर्शदाता हम लेने वाले हैं और एक वाक चिकित्सक। इसकी हमें भूमिका यहाँ पे दर्शानी। तो भूमिका क्या होने वाली है उसे समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे परामर्शदाता की, ठीक है। तो परामर्शदाता की क्या भूमिका होती है? सबसे पहला पॉइंट, परामर्शदाता की सहायता एवं सकारात्मक योगदान से बच्चे जो है उनकी जो जिस चीज में वो अक्षम है उसमें उनकी वृद्धि होती है, मतलब अच्छे करने में, और उनका विकास भी होता है परामर्शदाता की वजह से। परामर्शदाता जो है वो क्या करता है, उनकी विशिष्टता के अनुसार ही उनके लिए एक परामर्श यानी कि एक मोटिवेशन जो काउंसलिंग जो ऑपरेशन है उसको ऑर्गेनाइज करता है। परामर्शदाता व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों की भी जो भागीदारी है उसे सुनिश्चित करता है। विद्यालयों के जो अन्य शिक्षक, अन्य जो कर्मचारी हैं उनसे परामर्श लेते हैं, उनके सहयोग लेते हैं, जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उनके लिए एक अच्छा जो वातावरण है उसे उपलब्ध कराते हैं। परामर्शदाता जो है विद्यालय में जिन बच्चों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है उनकी समय समय पर पहचान भी करते हैं और उनके लिए शिक्षा का निर्धारण भी करते हैं और उनका जो एक सिलेबस टाइप में होता है उसे भी बनाते हैं। तो परामर्शदाता का ये योगदान जो है वो यहाँ पे आता है। सबसे आखिरी आता है फिर यहाँ पे वाक चिकित्सक। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वाक चिकित्सक की क्या भूमिका होती है? सबसे पहला है भाषण की अभिव्यक्ति। तो देखो अभिव्यक्ति कैसे होती है? जीभ, होठ, जबड़ा और तालू के समन्वय से, जिससे हमारे मुंह से अलग अलग प्रकार के जो शब्द है उनकी ध्वनि निकलती है। तो वाक चिकित्सक जो है वो बच्चों के भाषण की अभिव्यक्ति में सुधार करने के लिए आवश्यक सुझाव देता है। दूसरा है प्रभावित भाषा कौशल, ठीक है। दूसरा क्या है? प्रभावित भाषा कौशल। ये क्या होता है कि एक वाक चिकित्सक जो है वो बच्चे को बोलने के साथ साथ सांकेतिक भाषा भी समझाता है, ठीक है, उसके कला सिखाता है ताकि वो किसी के भावों को भी इजीली समझ सके। तीसरा है श्रवण कौशल में सुधार। एक बच्चा जो है उसकी सुनने की जो क्षमता है उसमें सकारात्मक विकास करता है ताकि वह नवीन शब्दावली जो है उससे विकसित कर सके, छोटे छोटे शब्दों को आसानी से उत्तर दे सके और अपने जो सहपाठी हैं उनसे उचित वार्तालाप भी कर सके। फिर आता है वाक्पटुता। कई बार क्या होता है बच्चे जो वो हकलाते हैं, जैसे रुक रुक कर बोलते हैं, शब्दों को दोहराते हैं, शब्दों की ध्वनि को बढ़ा देते हैं, ठीक है, चेहरे की, गले की, कंधों की जो त्वचा है इसमें खिंचाव होता है, तनाव आता है। तो ऐसे जो दोष होते हैं उनको दूर करने के लिए वाक चिकित्सक सहायता करता है। सबसे आखिरी है आवाज और गूंज। कई बार जो है वो बच्चों को खांसी, जुकाम, अधिक बोलने अथवा अन्य कारणों की वजह से उनकी जो आवाज है उसमें एक विशेष प्रकार की गूंज आ जाती है। इससे क्या होता है कि मतलब गूंज आ जाती है तो उसकी आवाज सही नहीं रहती, तो इसमें जो है वो वाक चिकित्सक उसकी सहायता करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है और इस वीडियो के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए सभी क्वेश्चन आंसर आपको दोबारा से दिखा देते हैं। किशोरों की समस्याएं कौन कौन सी हैं? कैरियर चयन की समस्या, शारीरिक समस्या और आक्रामक व्यवहार की समस्या, सामंजस्य और महत्व की अनुभूति। इनका प्रबंधन कैसे किया जाएगा? तो सहानुभूति और स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार, घर एवं विद्यालय का स्वास्थ्य वातावरण, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा, मित्रतापूर्ण व्यवहार और पर्याप्त स्वतंत्रता। खेलों में वर्जित पदार्थ कौन कौन से, उनका दुष्प्रभाव क्या होता है? तो पहले उत्तेजक, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का अनुमान, फिर बीटा ब्लॉक्स, नशीली दवाएं यानी कि नार्कोटिक्स और ड्यूरेटिक्स। थर्ड है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के प्रभावी बनाने के लिए हमें सिद्धांतों का कौन से सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? तो चिकित्सा परीक्षण है, कार्यक्रम जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होने चाहिए, उपकरण आवश्यकता के अनुसार होने चाहिए, विशेष पर्यावरण प्रदान किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार जो नियम है वो संशोधित किए जाने चाहिए। शारीरिक क्रियाकलाप के दौरान हमें कौन कौन से कार्यकलाप करने चाहिए और कौन कौन से कार्य जो है वो नहीं करने चाहिए।
उसके बाद ताड़ासन योग है क्या, इसको करने की विधि क्या है और इसके लाभ क्या होते हैं। और सबसे आखिरी क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए परामर्शदाता का क्या योगदान है, क्या भूमिका है, और वाक् चिकित्सक की क्या योग्यता और क्या भूमिका यहाँ पे आती है। तो इस तरह से आज की वीडियो यहाँ पे हमारी एंड हो जाती है। गाइस, अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके सभी क्वेश्चन आंसर आपको इजीली समझ में आ गए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए आने वाले हैं। तो यहीं पे आज का हमारा जो वीडियो था वो भी खत्म हो जाता है, और आपके फिजिकल एजुकेशन सिलेबस से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज थी वो भी यहाँ पे हमारी एंड हो जाती है। मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।